तो दोस्तों दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको सबसे पहले बताएंगे, जहां अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर के बड़े बड़े पाकिस्तानियों ने जहर उगला है। दोस्तों बताएंगे किसने क्या कहा, भारत के संविधान को ही नहीं मानते और 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे भारत की मोदी सरकार ने चीन पर एक जोरदार तमाचा मारा है दोस्तों 370 के फैसले के बाद। और साथ ही साथ बताएंगे कि अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने किया तिरंगे का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयशंकर जी वांटेड के लगाए पोस्टर, जिसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया दोस्तों। साथ ही साथ आपको और भी बड़ी खबरें बताएंगे, चीन का भूटान पर कब्जे का सबसे बड़ा प्लान का सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, सारी खबरें बताएंगे। मैंने देखा वीडियो का अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते, मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कहा यह न्याय की हत्या, लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा। जी हाँ दोस्तों बता दें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जायज और संविधान सम्मत बताया है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी टेम्परेरी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो संविधान के दायरे में रखकर लिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। अब ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 370 आर्टिकल पर फैसला आने के बाद पूरे पाकिस्तान में जो खलबली मची है वो देखने वाला है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है और इस फैसले को न्याय की हत्या को मान्यता देने के तौर पर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को गलत बताया, भारत का विरोध किया था, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका जिक्र किया था। इस साल भारत ने G20 की कुछ बैठकें कश्मीर में भी की थी, इस पर पाकिस्तान ने जहर उगला था। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही शहबाज शरीफ की बात, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के संविधान को ही नहीं माना है दोस्तों, कहा कि भारत के संविधान को नहीं मानते, 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गैर कानूनी बताया है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया फैसला गैर कानूनी है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के पास कश्मीर पर एक तरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय की माने तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने मीडिया के सामने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवाद है। ये पिछले 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का अंतिम और निर्णायक स्थिति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत ही होगी, जो कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान की प्रमुखता को नहीं मानता है। ऐसे में भारतीय संविधान के तहत की गई किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी महत्व नहीं है, ऐसे दोस्तों पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का केंद्र सरकार के इस फैसले का और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फाइनल डिसीजन का पाकिस्तान विरोध तो करेगा, ये तो पता है, लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है जियो ने, यानी पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो ने अपनी रिपोर्ट में याचिकाकर्ताओं से तर्क लिया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अनुच्छेद 370 को केंद्र की ओर से एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा चिंता जताते हुए कहा गया है कि अब भारत के बाकी लोग भी कश्मीर में रह सकते हैं और जमीन ले सकते हैं। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चीन के मुंह पर और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। अब क्या करेगा चीन और पाकिस्तान, दोनों रह गए हाथ मलते और भारत की मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा खेल। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज वाकई में मुमकिन है, तो लॉन्ग लिव मोदी जी एंड अमित शाह जी कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अब आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमित शाह जी ने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इससे साबित हो गया कि केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखा गया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग नया
जम्मू कश्मीर भी लिखा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा हमारे देश का हिस्सा था, हिस्सा है और आगे भी रहेगा। बहरहाल मोदी जी ने क्या कहा वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि उम्मीद की किरण तथा एक मजबूत एवं अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा भी बताया है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले पर आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग चीन पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर बताना मत भूलिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है, ऐसा लग रहा है कि न जाने पाकिस्तान अब क्या ही कर जाएगा, जबकि पाकिस्तान को यह पता है कि वो भारत का बाल तक बाका नहीं कर सकता और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में भी खालिस्तान समर्थकों ने किया तिरंगे का भारी अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी वांटेड के लगाए पोस्टर, भारत ने जताई आपत्ति। दरअसल कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तान आंदोलन को हवा देने वाले कट्टरपंथी और अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अमेरिका में भी भारत विरोधी एजेंडा जोर शोर से तेज कर दिया है। इसी के चलते खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर तोड़फोड़ किया है। सैन फ्रांसिस्को की गिनती संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र के रूप में होती है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ करने से पहले अलगाववादी समर्थकों ने प्रदर्शन कर खालिस्तान के झंडे लहराए। भारतीय अधिकारियों ने इन झंडों को हटाया तो उन पर हमला कर दिया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन लोगों ने दूतावास में घुसकर दरवाजे तोड़ते हुए नारेबाजी की, साथ ही दूतावास की दीवार पर फ्री अमृतपाल नारा भी लिख दिया। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के खिलाफ गोल्डन गेट ब्रिज के पास से रैली भी निकाली। दोस्तों बता दें, रैली के दौरान भारतीय झंडे का अपमान किया गया। खालिस्तानियों ने भारतीय झंडे को गाड़ी के पीछे बांधा हुआ था। खालिस्तान की इस हरकत पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी के वांटेड के पोस्टर भी लगाए। भारतीय उच्चायोग से तिरंगा हटाने की कोशिश करने के बाद खालिस्तानियों के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों के सामने कड़ी आपत्ति जताते हुए दूतावासों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। तो वहीं देश भर में लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के भारत के साथ सभी संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों की मांग में शामिल होना चाहेंगे दोस्तों, मतलब उनका समर्थन करेंगे जो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के भारत के साथ सभी संबंधों को खत्म कर देना चाहिए? आपकी इस पर क्या निजी राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां चीन का भूटान पर कब्जे का बहुत बड़ा और भारी प्लान, जाकर लुंग घाटी में बना रहा 2 सबसे बड़े गांव। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली पोल। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में भूटान को लेकर चीन के घटिया इरादों की पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के भूटान पर कब्जे के इस प्लान का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन तेजी से भूटान के उत्तरी इलाकों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। चीन के प्लान की ये सैटेलाइट तस्वीर ऐसे समय दोस्तों सामने आई है जब चीन और भूटान सीमा विवाद सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट का कहना है कि चीन नॉर्थ भूटान पर कब्जा करना चाहता है। आने वाले समय में नॉर्थ भूटान की जाकर लुंग घाटी चीन के हाथों में जा सकती है। अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है उनमें जाकर लुंग घाटी में पिछले 2 सालों में हुए चीनी कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। जी हाँ, चीन ने पहले भी भूटान के इलाकों में रोड बनाने की कोशिश की थी, हालांकि ये ज्यादातर पश्चिमी भूटान में हो रहा था। अब ऐसे में दोस्तों भारत ने पैनी और कैडी नजर बनाए रखी है इस मुद्दे पर। अब देखना यह होगा कि भूटान पर आखिर क्या कदम उठाने की कोशिश करता है चाइना, जिसके बाद भारत का एक्शन लेता रहेगा। लेकिन हर तरह के नए अपडेट्स को पाने के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन दबा दीजिए। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दाल में काला। जी हां, पाकिस्तान में चुनाव से पहले आर्मी चीफ जनरल मुनीर गए अमेरिका। अटकलों का बाजार हुआ गर्म, आखिर क्यों बता दें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर रविवार को अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। सेना की मीडिया मामलों की शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने एक बयान में
कहा कि अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जनरल मुनीर का अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को निर्धारित आम चुनावों से पहले उनकी यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि कुछ दाल में काला तो नहीं। हालांकि सुरक्षा मुद्दों और सर्दी के कारण चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से स्थानीय तालिबान आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का मानना है कि काबुल आतंकवादियों को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देने के अपने वादे को निभाने में विफल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर है, मौत से कम नहीं। जी हाँ, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा बयान। आजाद और उमर का भी आया बयान। बता दें, अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जिस प्रकार से सुनाया है, जम्मू कश्मीर के नेताओं में तो आग ही जैसे फैल गई हो। बता दें, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने इस फैसले पर निराशा जताई और कहा कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट कर इस फैसले की सजाए मौत से तुलना कर डाली। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो वहीं दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया। आजाद ने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला सुनने के बाद मैं निराश हूं। मैं पहले दिन से कहता था कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे रद्द करवा दिया, इसीलिए 3-4 बार मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो गई है। महीनों और आज के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें महबूबा मुफ्ती के, तो महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, निसंदेह ये निराशाजनक है, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं और पीछे हट जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। ये हमारी हार नहीं है, ये आइडियाज ऑफ इंडिया की हार है, उनकी हार है। जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाया, ये उनकी हार है। मुफ्ती ने कहा कि सरकार ने जिस गैर कानूनी कार्य को संसद में किया, आज उसे जो जायज करार दिया गया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए सजाए मौत से कम नहीं। यानी कि दोस्तों, आप लोग महबूबा मुफ्ती के इस बयान को सुनकर कह रहे होंगे आखिर कुछ हो ना हो, बयानबाजी बड़ी अच्छी कर लेती है महबूबा मुफ्ती। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर महबूबा मुफ्ती इसको सजाए मौत से कम नहीं बता रही है, ऐसे में आपकी राय जो भी हो दोस्तों बताएगा जरूर। और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती को, अवश्य बताइएगा। आखिर शायद उनको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में अब कितनी शांति है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना, चाहे मुद्दा कैसा भी हो। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की निकलेगी अब हेकड़ी, भारत और वियतनाम मिलकर कर रहे जंगी अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, चीन दक्षिण एशियाई देशों के बीच दादागिरी करता है। दक्षिण एशिया में वो छोटे देशों पर अपना रौब झाड़ता है। चीन की अकड़ ढीली करने के लिए चीन के करीबी देश वियतनाम के साथ भारत जंगी अभ्यास कर रहा है। वियतनाम की सेना के साथ भारत ने वियतनाम की राजधानी हनोई में 11 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता से उत्पन्न चिंताओं की पृष्ठभूमि में भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने अभ्यास शुरू किया है। भारतीय सेना ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी और पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। इसने कहा कि संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा, साथ ही मित्रवत सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। बढ़ते रणनीतिक संबंधों के चलते भारत ने जुलाई में वियतनाम को अपना सेवारत युद्धपोत INS कृपाण उपहार में दिया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अपने भारतीय सेना को आप लोग ऑल द बेस्ट अवश्य कह दीजिएगा इस अभ्यास के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां हमास की चेतावनी के बाद भी गाजा में हमले जारी, इजराइल सेना ने दागे रॉकेट। बता दें, हमास की चेतावनी के बाद इजराइल ने दक्षिणी गाजा के मुख्य शहर में सोमवार को भी हमला जारी रखा है। दरअसल हमास ने कहा था कि जब तक कैदियों की रिहाई की उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक कोई भी इजरायली बंधक इस क्षेत्र से जीवित नहीं जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस दौरान उन्होंने करीबन 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। हमास के हमले का इजराइल ने भी सैन्य हमले से पलटवार किया है। इजराइल के लगातार हमले से गाजा पट्टी मलबे में तब्दील हो गया है। इस हमले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने बताया कि उन्होंने एक घर को उड़ा दिया जहां इजरायली सैनिक सुरंग की तलाश कर रहे थे। जी हां, यानी कि चेतावनी के बाद भी गाजा में रॉकेट दागे गए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सबसे बड़ा बयान, कहा अमित शाह जी सीना ठोक कर कह रहे थे कि पीओके को कब्जे में लाएंगे, आखिर अब कब लेकर आओगे बताओ। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सोमवार
शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत के अधीन कब लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संसद के भीतर ऐसा बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करनी चाहिए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में हम बार बार गुहार लगा रहे थे कि एक राज्य को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो इसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल करेंगे। कांग्रेसी नेता ने कहा कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी सीना ठोककर कह रहे थे कि पीओके को कब्जे में लाएंगे, अब बताएं कि कब लेकर आएंगे। कम से कम चुनाव से पहले पीओके में वापसी हो जानी चाहिए, पीओके कब्जे में लेकर आइए। अब ये बताइए कि चुनाव कब होगा। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेसी नेता ने तंज कसते हुए ये बयान दिया, अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह जी या भारत की मोदी सरकार वो भी करके दिखा देगी तो पीओके वापस भारत को मिलेगा, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ये पॉसिबल कर पाएगी? आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस बात के लिए वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां डीएम के सांसद अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर ऐसा क्या कह दिया कि अमित शाह जी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में भिड़ गए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में कल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान डीएम के सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला के बयान के बाद काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। दरअसल डीएम के नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करना संघवाद पर चोट थी, यह गैर संवैधानिक था। इसी बयान के बाद सदन में काफी हंगामा शुरू हो गया, यहाँ तक कि सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह जी भी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। अगली खबर बता दें, जहां पर सेनकाकू द्वीप के लिए जापान से युद्ध करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, चीनी सेना के अफसर की खुली धमकी। बता दें, चीन ने सेनकाकू द्वीप विवाद को हवा देते हुए जापान को युद्ध की धमकी दी है। एक वरिष्ठ चीनी सेना अधिकारी ने कहा है कि हम सेनकाकू द्वीप पर युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी जंग से डरने या पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज के पूर्व उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हे लेई ने हाल ही में कोयोडो न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यह बात कही। लेई ने इशारा किया कि चीन आने वाले समय में ताइवान और सेनकाकू द्वीप को लेकर कुछ आक्रामक कदम उठा सकता है। चीन के सीनियर सेना अधिकारी की ओर से सेनकाकू द्वीप समूह पर युद्ध की संभावना जताने से साफ है कि चीन इस क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, जिसे जापान ने 2012 में नियंत्रण में लिया था। लेई ने निजी हाथों से द्वीपों को खरीदने के लिए टोक्यो की आलोचना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगर जापानी पक्ष इसी तरह उकसावे की कार्रवाई करेगा तो चीन भी अपनी संप्रभुता और समुद्री हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। जापान को एक तरह से धमकाते हुए उन्होंने कहा कि टोक्यो को चीनी सेना की मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्प और शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगली खबर बता दें, जहां इजराइल को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर भारी दबाव, इमरान खान के कट्टर विरोधी ने दिया सनसनीखेज बयान। बता दें, पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने एक सनसनीखेज दावा किया है। मौलाना ने दावा किया है कि पाकिस्तान पर इजराइल को मान्यता देने का भारी दबाव है। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देने के लिए विभिन्न वर्गों से अधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं है, लेकिन हाल के इजराइल हमास युद्ध को लेकर पाकिस्तान के नरम रुख ने दुनिया भर के कई कूटनीतिक विशेषज्ञों को हैरान किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा बैठक में बोलते हुए मौलाना रहमान ने यह आरोप लगाया है कि पिछली इमरान खान के नेतृत्व वाली PTI सरकार कश्मीर से समर्थन वापस लेने, इजराइल को मान्यता देने और पाकिस्तान को खंडित करने के एजेंडे के साथ सत्ता में आई थी। अगली खबर बता दें, जहां मालदीव का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, सिरप और दवाओं में मिलावट रिपोर्ट के बाद तोड़ा करार। जी हां, मालदीव ने पाकिस्तान से मंगवाए सिरप और दवाओं से मिलावट की रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान सरकार के साथ किए गए करार को खत्म कर दिया है। डॉन के अनुसार लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद अथॉरिटी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। एक बयान के अनुसार WHO द्वारा जारी मेडिकल निर्देशों का मालदीव और पाकिस्तान में पाए गए 5 अलग अलग सिरप और दवाओं में उल्लंघन किया गया। मालदीव से जानकारी मिलने के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कंपनी के सिरप सेक्शन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरप में जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक, तरल पदार्थ, स्टाम्प पैड, स्याही, पेंट, प्लास्टिक और सौंदर्य शामिल है। कंपनी प्रतिनिधि फयाज अहमद ने बताया कि DAP ने कंपनी के सिरप सेक्शन को सील कर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, केन्या में 3 महीने में तीसरी बार पूरे देश में बिजली कटौती, एयरपोर्ट तक अंधेरे में डूबा। जी हां, केन्या में रविवार शाम को राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती होने से राजधानी नैरोबी स्थित मुख्य हवाई अड्डा सहित देश के कई हिस्सों में अंधेरा छाया रहा। नैरोबी स्थित मुख्य हवाई अड्डा पूर्वी अफ्रीका को एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। केन्या में रविवार को स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे बिजली की कटौती हुई। पिछले 3 महीनों में यह राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती का तीसरा मामला है। अगली खबर बता दें, जहां दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता के बाद फिलीपीन आर्मी चीफ ने जताया रोष। जी हां, फिलीपीन सेना के प्रमुख
प्रमुख ने सोमवार को कहा कि विवादित दक्षिण चीन सागर में सप्ताहांत में जब चीनी तटरक्षक जहाजों ने फिलीपीन की आपूर्ति नौका की घेराबंदी कर उस पर पानी की बौछारें की तथा हमला किया, उस समय वो आपूर्ति नौका पर सवार फिलीपीन सुरक्षा बलों के साथ मौजूद थे। जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस को टेलीफोन पर एक साक्षात्कार में बताया कि चीन विवादित जल क्षेत्र में अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी इस तरह की कार्रवाई फिलीपीनी सुरक्षा बलों को व्यस्त जल मार्ग में देश के क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने से नहीं रोक पाएगी। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मोहन यादव जी होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। नरेंद्र तोमर को स्पीकर का जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसको लेकर कई दिनों से सस्पेंस जारी था, जो कल खत्म हो गया। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर सहमति बन गई है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में किया था। इस ऐलान के साथ ही सभी कयासों पर विराम लग गया है। अब सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि आखिर कौन है ये मोहन यादव, जिनको मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव इस वक्त राज्य के उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक है। उन्होंने 2013, 2018 और 2023 में इस सीट से चुनाव जीता है। भाजपा द्वारा इस नए सीएम चेहरे की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। वो साल 2013 में पहली बार विधायक बनकर आए थे। मोहन यादव एबीवीपी और संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। साल 1984 में मोहन यादव छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भी चुने गए थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नए सीएम होने वाले मोहन यादव का विवादों से भी काफी पुराना नाता है। साल 2020 में उपचुनाव के समय असंयमित भाषा के प्रयोग के कारण चुनाव आयोग ने उन पर एक दिन के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का मजबूत यादव चेहरा भी माना जाता है। दोस्तों ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां रामलला के दर्शन करें और पकड़े वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से सीधे पहुंचेंगे दिल्ली। रेलवे ने बताया प्लान। जी हाँ, अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्लान है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस महीने के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में इसका ट्रायल हो सकता है। इसको लेकर बीते शनिवार को रेलवे हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के साथ स्थानीय अधिकारियों की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में अयोध्या नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। जी हाँ, राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देश के अलग अलग शहरों में जोड़ने का प्लान है। फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत शुरू कर देने पर फोकस है। जी हाँ, ये किन किन स्टेशनों पर रुकेगी दोस्तों, इस बीच इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कोई नई जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में। और ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।